नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एग्रीकल्चर 4x4 को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो है ये दूसरी क्लास है दोस्तों। आपका एग्रीकल्चर 12वीं क्लास के हमारा टॉपिक चल रहा था, लेसन चल रहा था जैविक खेती, परिभाषा, महत्व एवं भविष्य के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। हमारी एक क्लास पहले हो चुकी है, ये है दोस्तों वो हमारी सेकंड क्लास है। तो दोस्तों हमारा टॉपिक था खाद से हमें आज यहाँ पे ये क्लास है वो शुरू करनी थी। हमने खाद तक है वो यहाँ पे डिस्कस कर ली थी दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है खाद है दोस्तों। खाद के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। ये हमारी जो टॉपिक था, खाद का टॉपिक यहाँ पे चल रहा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इतना हो गया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है खाद से हमें वो आगे डिस्कस करनी है दोस्तों। जीवांश खाद्य बनाने के प्रयोग गोबर की खाद दोस्तों यहाँ से है दोस्तों, जो हमें आगे डिस्कस करनी थी कि गोबर की खाद करने की विधि है ये रही दोस्तों। यहाँ से हमें आगे वो बात करनी थी दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं। ये क्लास है जो गोबर की खाद तैयार करने की विधि है दोस्तों। यहाँ से हम अपनी क्लास को आगे की ओर लेकर चलेंगे। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जो है यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करवाऊँगा, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। और ये क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए एक बार। तो दोस्तों वर्तमान प्रचलित विधि है वो गोबर की खाद तैयार करने की विधि है वो कौन सी है। वर्तमान में प्रचलित विधि है वो कौन सी है, क्या होती है कि हमारे देश में गोबर की खाद तैयार करने की वर्तमान प्रचलित विधि दोषपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इससे प्राप्त खाद में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। जो दोस्तों ये वर्तमान में प्रचलित विधि है हमारी खाद बनाने की, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा है वो कम होती है दोस्तों। खाद की गुणवत्ता निम्न स्तर की होती है। मिट्टी द्वारा सोखा गया मूत्र तथा बचा हुआ चारा ढेर के रूप में खुले गड्ढे में इकट्ठा कर लेते हैं। अधिकांश गोबर को ईंधन के रूप में है वो हमारे काम में लिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो आप ये है दोस्तों अपनी बुक में निशान लगा लेना और आपको याद करना है दोस्तों। ये यहाँ से 1 नंबर के छोटे ग्रुप में या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम है दोस्तों वो बात करेंगे कि दोस्तों नेक्स्ट है वो संशोधन गड्ढा विधि। संशोधन गड्ढा विधि क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों कि इस विधि से खाद बनाने के लिए एक पशु के लिए है वो 1.10 मीटर गहरा और 2.0 मीटर चौड़ा और 3.0 मीटर लंबा गड्ढा 1 वर्ष के लिए पर्याप्त रहता है दोस्तों। ये बात एक पशु के लिए हो रही है दोस्तों, एक पशु की बात यहाँ पे हो रही है। पशुओं की संख्या है अधिक होने पर है वो गड्ढों की गहराई, लंबाई व चौड़ाई है वो बढ़ाने की अपेक्षा उनकी संख्या बढ़ाना उचित रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर है रेतीली भूमि में गड्ढे पक्के बनाने चाहिए जिससे पोषक तत्वों का ह्रास है वो रिस्क न हो। चिकनी भूमि में पक्के व कच्चे दोनों प्रकार के गड्ढे बनाए जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों गड्ढे है दोस्तों वो है छायादार व ऊंचे स्थान पर बनाने चाहिए जिससे वर्षा का पानी गड्ढों में न भरे। दोस्तों खाद बनाने के लिए गड्ढे हैं वो हमेशा ऊंचे और छायादार स्थान पर ही बनाने चाहिए, क्योंकि वर्षा के टाइम में है वो यहाँ पे पानी जैसी है वो जल निकासी की व्यवस्था अच्छी से होनी चाहिए वहाँ पे, और वर्षा का पानी वो गड्ढों में न भरे, इसलिए गड्ढे ऊंचे स्थान पर बनाने चाहिए।
नेक्स्ट है दोस्तों कि सर्वप्रथम गड्ढे के पेंदे में 10 से 20 सेंटीमीटर की परत चारे या बिछावन की लगानी चाहिए। इसके बाद गोबर व मूत्र की 75 से 100 सेंटीमीटर की परत है वो डालनी चाहिए। तीसरी परत है वो पुनः बिछावन की 75 से 100 सेंटीमीटर मोटी डालें। इस क्रम में गड्ढे की गहराई भूमि सतह से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक करें। इसके बाद ढेर को समतल कर 10 सेंटीमीटर मिट्टी की परत से गड्ढे को बंद कर देना चाहिए। गड्ढे में खाद है वो 5 से 6 माह में सड़कर तैयार हो जाता है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट है वो है अपनी ट्रेंच विधि। ट्रेंच विधि से कैसे है वो खाद तैयार करते हैं, ये विधियाँ हैं दोस्तों वो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। विधियाँ आपको कम से कम है वो यहाँ से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से याद करके जाना है दोस्तों एग्ज़ाम में। और दोस्तों अपने 4 नंबर पक्के अटेंड करने हैं आपको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट है वो कौन सी विधि है हमारे पास, ट्रेंच विधि है दोस्तों। ट्रेंच विधि में होता है दोस्तों कि ट्रेंच विधि में है दोस्तों वो है दोस्तों ट्रेंच विधि की हम जो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे ट्रेंच विधि है दोस्तों, ये क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है दोस्तों 2024 में। ट्रेंच विधि है दोस्तों, ये है ट्रेंच विधि। इस विधि में 6.0 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर चौड़ाई व 1.0 मीटर गहराई की ट्रेंच खाई या नाली है दोस्तों वो तैयार की जाती है। इस विधि में ट्रेंच की लंबाई बढ़ाई जा सकती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस विधि में है वो ट्रेंच की लंबाई है वो हम बढ़ा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। फिर है दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दोस्तों वो है दोस्तों ये आ गया सड़ी हुई गोबर की खाद की पहचान। यहाँ दोस्तों अब आपको पता करना है कि जो हम खाद तैयार करते हैं उसकी पहचान है वो कैसे कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों पहचान करनी है आपको। इसमें बताना है कि हम सड़ी हुई गोबर की खाद कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये पूर्णतः पक्की हुई और सड़ी हुई खाद है। तो दोस्तों सड़ी हुई गोबर की खाद की पहचान अच्छी सड़ी हुई गोबर का कोई भी घटक अलग से नहीं दिखाई देता है, खाद में किसी तरह का दुर्गंध नहीं आती है, खाद भुरभुरी तथा उसका रंग है वो हल्का भूरा होता है। फिर है दोस्तों गोबर की खाद की प्रयोग की विधि। गोबर की खाद के प्रयोग की विधि दोस्तों साधारणतः है वो सभी फसलों में 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर व सब्जियों में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद की मात्रा प्रयोग में लेते हैं। बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। खेत में खाद को समान रूप से बिखेर कर हल से जुताई करके मिट्टी में मिलाते हैं। खेत में खाद डालने के बाद ज़्यादा समय तक खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा खाद से नाइट्रोजन का ह्रास होता है। यदि खेत में कुछ समय के लिए खाद को खुला छोड़ना हो तो छोटी छोटी ढेरियाँ नहीं करके बड़े ढेर के रूप में खाद को खेत में छोड़ें। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम खेत में हैं वो कुछ ढेरियों के रूप में हैं वो हम खेत की क्यारियों में खाद को इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे है दोस्तों वो खाद में है वो नाइट्रोजन का ह्रास होता है, तो हमें है वो इकट्ठे के रूप में ही ढेर छोटे छोटे ढेर नहीं बनाने हैं, बल्कि वहाँ पे इकट्ठी खाद है वो एक जगह पर ही एक ढेर में ही हमें डालनी है दोस्तों, ठीक है। फिर आता है दोस्तों कंपोस्ट। कंपोस्ट होता है दोस्तों, कंपोस्ट क्या होता है दोस्तों आपको ज़्यादा याद करने की नहीं है, कंपोस्ट से क्वेश्चन आता है लेकिन ये कंपोस्ट है दोस्तों ये होता है कंपोस्ट एक जैव रासायनिक क्रिया जिसमें वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों के विघटित कर बारीक खाद बनाते हैं दोस्तों। यहाँ तक ये कर लेना आपको याद।
आगे है दोस्तों फार्म अवशिष्टों से तैयार कंपोस्ट क्या होता है। फार्म अवशिष्टों से तैयार है जो कंपोस्ट होता है, इसमें खरपतवार, फसल अवशेष, पशुओं का बचा हुआ चारा, पेड़ पौधों की पत्तियां आदि काम में लिया जाता है दोस्तों। फिर है दोस्तों शहर व कस्बों के अवशिष्ट से तैयार कंपोस्ट है। यह शहर का मल, कूड़ा करकट, अन्य कार्बनिक कचरा आदि से तैयार किया जाता है। फिर है कंपोस्ट बनाने की विधियां हैं दोस्तों। यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का ही आता है दोस्तों एग्ज़ाम में। जो ये कंपोस्ट बनाने की विधियाँ हैं, यहाँ से अलग अलग विधि की है दोस्तों। जो खाद करने की विधि है वहाँ से कम आपको बड़े के रूप में 4 नंबर का क्वेश्चन आपको 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर देखने को पक्का मिलेगा दोस्तों। ये मेरा आपके साथ वादा है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट है वो कैसे तैयार होती है, कंपोस्ट बनाने की विधि है वो कितनी होती है। तो दोस्तों देखते हैं कि जो हमारी विधि है वो फर्स्ट आती है कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि, सेकंड आती है दोस्तों बेंगलोर विधि और थर्ड आती है हमारे यहाँ नेडेप विधि। तो ये 3 प्रकार की विधियाँ हैं वो आपकी बुक में दी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पक्का पूरी संभावना है दोस्तों। यहाँ से आपको कंपोस्ट बनाने की विधि आपको याद करके अच्छे से तैयार करके एग्ज़ाम में जाना है दोस्तों। इंदौर विधि है दोस्तों पहली, ये है दोस्तों यह विधि एक वार्ड तथा यशवंत डी वार्ड के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर में वर्ष 1924 से 1931 के मध्य विकसित की गई। इस कारण इसको इंदौर विधि कहते हैं। इस विधि में पशुओं के गोबर, फसलों व पौधों के अवशेष तथा अन्य अवशिष्ट पदार्थों का प्रयोग कर कंपोस्ट तैयार किया जाता है। तो दोस्तों आगे आता है जो आपका टॉपिक है वो है दोस्तों नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है दोस्तों वो आता है इंदौर विधि से कंपोस्ट बनाने की विधि इस प्रकार है। हाँ दोस्तों इंदौर विधि से कंपोस्ट बनाने की विधि इस हिसाब से रहेगी। आपके गड्ढे का आकार है सर्वप्रथम आपके, ये गड्ढे का आकार आपको किस हिसाब से करना है। गड्ढे की लंबाई 10 फीट होनी चाहिए दोस्तों। आवश्यकता अनुसार है वो हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर है गड्ढे की चौड़ाई है वो 6 से 8 फीट रखते हैं और गहराई है वो 2 से 3 फीट रखते हैं। फिर है दोस्तों गड्ढे की गहराई 3 फीट से अधिक नहीं रखनी है हमको, ठीक है। गड्ढा सदैव ढालू जगह पर बनाना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। जल निकासी है वो अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे और वो है थोड़ी ढालू जगह पर बनाना चाहिए, ठीक है। फिर है कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी चाहिए। कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है वो पौधों व फसलों के अवशेष, खरपतवार, गन्ने की पत्तियां, लकड़ी की राख, धान की चूरी आदि मिश्रण चाहिए। फिर है दोस्तों पशुओं की गोबर का बिछावन। फिर है पशुओं के मूत्र से सोखी हुई मिट्टी की कंपोस्ट में काम लेते हैं। फिर है लकड़ी की राख जो कंपोस्ट की अम्लीयता कम करती है तथा पोटाश की मात्रा बढ़ाती है। फिर आता है गड्ढा भरने की विधि। गड्ढा कैसे भरते हैं, तो फिर है गड्ढा भरने की विधि। ये है गड्ढा भरने की विधि। गड्ढे के प्रत्येक भाग में अपशिष्ट अलग अलग परत में भरते हैं। पहली परत में पशुशाला से इकट्ठे किए गए कचरे की 3 इंच मोटी परत रैंक की सहायता से फैला देते हैं। अगर लकड़ी की राख उपलब्ध हो तो पशु मूत्र व कीचड़ के साथ उसके ऊपर फैला दें। उसके ऊपर 2 इंच मोटी गोबर की परत बिछाकर उसके ऊपर हल्की मिट्टी बिखेर देते हैं। पूरी सामग्री को गीला करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का छिड़काव करते हैं। इस प्रकार परत के बाद परत लगाते हुए गड्ढे को भरते हैं। गड्ढे को तब तक भरते रहते हैं जब तक पूरी सामग्री की परत ज़मीन के 1 फीट ऊपर तक न हो जाए। गड्ढे की लंबाई के 3/4 भाग के भरने के 6 से 7 दिन से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए तथा 1/4 भाग को पलटने के लिए खाली रखना चाहिए। अंत में बिछावन के साथ तथा पशु मूत्र की एक परत लगानी चाहिए।
सुबह सायं पानी का छिड़काव करें तथा इसे 3 बार दोहराएं। इस प्रकार कूड़ करकट तथा गोबर द्वारा प्रचुर मात्रा में पानी सोख लिया जाता है तथा इसका प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। फिर है दोस्तों, जिससे ढेर धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, पूरे खाद को हफ्ते में एक बार पलट दें। पहली, दूसरी व तीसरी पलटाई के समय पानी से भली भांति गीला करते रहें। कंपोस्ट को पलटना, फिर कंपोस्ट को पलटते कैसे हैं ये भी आपको याद करना है। कंपोस्ट को पलटते हैं दोस्तों, जैसे जीवाणु द्वारा विघटन के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण सामग्री को भली भांति पलटकर मिला दिया जाए ताकि वायु व नमी प्रचुर मात्रा में मिल सके। गड्ढों में सामग्री दबकर भूमि की सतह तक आ जाए, तब गड्ढा बनने के 10 से 15 दिन बाद पूरा अपशिष्ट पलट दें। इस क्रिया में ऊपरी का अपशिष्ट नीचे व नीचे का अपशिष्ट ऊपर आ जाता है। इसके बाद पानी का अच्छी प्रकार छिड़काव कर अपशिष्ट को नम कर दें, यानी कि थोड़ा भिगो दें। ठीक है दोस्तों, फिर आता है जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो आता है बेंगलोर विधि आती है दोस्तों। सेकंड नंबर पर आती है आपकी बेंगलोर विधि। कौन सी विधि आती है दोस्तों? बेंगलोर विधि है, वो आपकी सेकंड नंबर पर आती है। बेंगलोर विधि से भी पिछली बार 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया था 2023 में, तो ये आपको याद करनी है दोस्तों। बेंगलोर विधि है वो आपको याद करनी है दोस्तों। ठीक है, बेंगलोर विधि के हम बारे में जानते हैं कि बेंगलोर विधि है वो क्या है दोस्तों। ठीक है, बेंगलोर विधि के हम यहाँ पे बेंगलोर विधि के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ये आ गई आपकी बेंगलोर विधि। इस विधि का विकास है जो दोस्तों वो CNR ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में किया। यह एक वायवीय विधि है दोस्तों तथा इस विधि का प्रारंभ शहरी क्षेत्रों में खाद बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ से आपको ये भी आपको पूरा का पूरा है वो यहाँ पे कर लेना है, आपको इसको भी याद करना है। फिर है दोस्तों नेडेप कंपोस्ट है वो किस प्रकार बनाई जाती है। यह विधि महाराष्ट्र में कृषक काका द्वारा विकसित की गई। यहाँ से तो दोस्तों पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 100% है दोस्तों, वो यहाँ से पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि नेडेप काका है उसके द्वारा ये है वो विकसित की गई दोस्तों। ये दोस्तों महाराष्ट्र के कृषक है दोस्तों, महाराष्ट्र के एक किसान हैं जिनका नाम है नेडेप काका। ये नेडेप विधि उन्होंने ही विकसित की गई दोस्तों। फिर है दोस्तों कि इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, जैसे फोरम अवशेष अपशिष्ट कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है कपास का अरहर में डंठल की पत्तियां करीब 1400 से 1500 किलोग्राम, पशुओं की गोबर है वो 90-100 किलोग्राम, सूखी छने मृदा है वो 1750 से 120 टन, पशुमूत्र युक्त मिट्टी अधिक लाभकारी रहती है। पानी मौसम के अनुसार वर्षा में कम से कम तथा शुष्क मौसम में प्रचुर मात्रा में 1500 से 2000 लीटर है वो आपको इस विधि में देना होता है। फिर है नेडेप कंपोस्ट टैंक है वो किस प्रकार बनाया जाता है। नेडेप कंपोस्ट टैंक है वो ईंटें या पत्थर आदि से ज़मीन ऊपर टैंक होदी तैयार की जाती है। टैंक आयताकार जिसके अंदर की लंबाई 10 फीट चौड़ाई तथा ऊंचाई 9 फीट रखते हैं। टैंक की दीवार 9 मीटर ऊंची होनी चाहिए। ईंटों की जुड़ाई मिट्टी से करते हैं। ईंटों की जुड़ाई है वो यहाँ पे आपको मिट्टी से करनी है दोस्तों। ठीक है, फिर आता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं। वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों वो केंचुओं द्वारा होता है, तो इसमें है दोस्तों आपको ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट से भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्ज़ाम में। केंचुओं द्वारा विकसित अपशिष्ट को पचाकर उत्तम किस्म का कंपोस्ट बनाया जाता है
जो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है दोस्तों। ये इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, इतना तो आपको इम्पोर्टेंट है, याद करना ही है। उसके बाद है केंचुए के अपशिष्ट मल, उनके कोकून, सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों और विघटित जैविक पदार्थों का मिश्रण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। प्रकृति ने केंचुओं को अद्भुत क्षमता प्रदान की है, वे स्वयं भार से अधिक मल मूत्र का त्याग उत्कृष्ट कोटि का कंपोस्ट बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, विधियाँ दोस्तों वो खाद बनाने की ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है और ये एग्ज़ाम में आती है। ठीक है दोस्तों, फिर है केंचुओं के प्रकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्ज़ाम में भी आया था और जेट 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। जेट 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था दोस्तों और 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों केंचुओं के प्रकार, प्रकृति में लगभग 700 किस्म के केंचुए पाए जाते हैं। इसमें से 293 प्रजाति को लाभकारी पाया गया है। मुख्यतः 3 प्रकार के केंचुए अधिक लाभकारी होते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार के? फर्स्ट है दोस्तों एपिजिक, दूसरा है इंडोजिक और है थर्ड है वो डायोजिक केंचुआ है। एपिजिक है, ये भूमि में 1 मीटर की गहराई तक ही जाते हैं और कृषि अपशिष्टों को अधिक खाते हैं। जो हमारे कृषि अपशिष्ट होते हैं दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको अधिक खाते हैं, ये वाले है जो केंचुए होते हैं। फिर है वर्मी कंपोस्ट बनाने में इन्हीं केंचुओं का प्रयोग होता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कौन से केंचुओं का प्रयोग है वो किया जाता है, तो एपीजी के केंचुओं का। ठीक है, फिर है इनकी कुछ प्रजातियाँ एरेनिप्स, अवोसिकोली और फेरेटिमा, इलोनगेटा, आइसिनिया, फोइटिडा आदि है दोस्तों। फिर है इंडोजिक, ये केंचुए भूमि में गहराई सुरंग बनाते हैं। गहरी सुरंग बनाते हैं दोस्तों, ये भूमि में कम से कम 3 मीटर से अधिक बनाते हैं। ठीक है, फिर है ये केंचुए कृषि अपशिष्टों को कम व मिट्टी को ज़्यादा खाते हैं। ये किस्म जल निकास में उपयोगी है दोस्तों। ये मिट्टी को तो अधिक खाते हैं लेकिन खाद इतनी बनाते ही नहीं हैं, तो ये खाद के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जल निकासी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है डायोजिक केंचुए कौन से होती हैं? ये केंचुए 1 से 3 मीटर की गहराई पर रहते हैं एवं दोनों प्रजातियों के बीच की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। यानी कि ये खाद भी बनाते हैं और जल निकासी में भी सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फिर आप हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों वो आता है वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जो ऊंचा तथा छायादार हो। छाया नहीं होने की स्थिति में वर्मी बेड के ऊपर छप्पर डालकर छाया करनी चाहिए, क्योंकि केंचुओं को अधिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। केंचुए अंधेरे में अधिक क्रियाशील रहते हैं। प्रजनन एवं खाद्य निर्माण की क्रिया के लिए 30% नमी, 25 से 30 सेल्सियस तापमान अधिक है। फिर है दोस्तों, ये आपको याद कर लेना है, इतना पूरा का पूरा याद करना है दोस्तों। ये बिछावन किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से इसमें कूड़ा करकट है वो डालते हैं, कैसे गोबर डालते हैं, मलमूत्र है वो किस प्रकार से डाला जाता है, इसके लाभ है दोस्तों वो आपको मैं बता देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट के लाभ है, वो देसी खाद की तुलना में अधिक श्रेष्ठ किस्म का होता है वर्मी कंपोस्ट। इसमें गोबर की खाद की तुलना में अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से मृदा की जल धारण क्षमता वो बढ़ जाती है, अतः भूमि का कटाव रुकता है। फिर वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसिटीज़ की मात्रा देसी खाद की तुलना में 8 गुना अधिक होती है दोस्तों। फिर है फसलों में रोग प्रतिरोधकता बढ़ती है। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से खेत में ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों वो है हरी खाद। हरी खाद के बारे में हम बात करते हैं। हरी खाद से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। दलहनी अथवा अदलहनी फसलों को हरी अवस्था में मृदा में जीवांश पदार्थ एवं पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से
जुताई कर दबाने की प्रक्रिया होती है उसे हरी खाद कहते हैं। हरी खाद कौन सी होती है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। फिर है हरी खाद के लिए प्रयुक्त फसलों का मृदा में अपघटन विच्छेदन होता है, जिसके फलस्वरूप मृदा में जीवांश पदार्थ व विभिन्न पोषक तत्व की मात्रा बढ़ती है। ये आपको यहाँ तक याद कर लेना है दोस्तों। फिर है हरी खाद बनाने की विधि तो आपको पूरी की पूरी इस लेसन में दी हुई है, वो पूरी की पूरी याद करनी है दोस्तों। ये भी आपको यहाँ से याद कर लेनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है हाँ दोस्तों, ये आता है, ये सारणी है जो ये टेबल आपके दी हुई है, हरी खाद की फसलें कौन कौन सी है, ये आपको ज़रूर याद करना है, ठीक है। इसमें है भारी मृदा व जल प्लावित दशा हो तो वहाँ पे फसलें अब ढेंचा से नहीं बोनी चाहिए। फिर है अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा, लवणीय व क्षारीय मृदा में मूंग, उड़द, ग्वार, सनई, ढेंचा बोनी चाहिए। शुष्क क्षेत्रों की हल्की बलुई दोमट मृदा के लिए ग्वार, उड़द, मूंग, लोबिया ये हरी खाद के लिए आपको बोनी है। खेत की तैयारी है वो कैसे करें, हरी खाद के लिए खेत की विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद पाटा चलाकर खेत समतल कर देते हैं। फिर है बीज बुआई, हरी खाद के लिए बोई जाने वाली मुख्य फसलों की बीज दर है वो इस प्रकार है, किस प्रकार है ये देखिए यहाँ पे। सनई है वो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ढेंचा है वो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ग्वार है वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यह दोस्तों हरी खाद के लिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे यहाँ से एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कई बार कि हरी खाद की बीज दर बताइए, ठीक है। मूंग उड़द में है तो ये 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर, लोबी है तो ये है 45 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद करने की ज़रूरत यहाँ से नहीं आती। खाद व उर्वरक ये आपको याद कर लेना है दोस्तों। खाद व उर्वरक, हरी खाद के लिए बोई जाने वाली दलहनी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए बुआई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए, ये आपको याद कर लेना है। फिर आता है सिंचाई, हरी खाद में सिंचाई क्षेत्रों में आवश्यक अनुसार फसल की सिंचाई करें। यदि सिंचाई में संसाधन उपलब्ध न हो तो वर्षा ऋतु में हरी खाद को फसल की बुआई करें, ठीक है। फिर है फसल की खेत में पलटना, फसल को खेत में पलटना दोस्तों हरी खाद कैसे पलटते हैं। फसल की एक विशेष अवस्था पर पलटाई करने से भूमि को अधिकतम नाइट्रोजन व जीवांश पदार्थ मिलते हैं। फसल में जब पुष्पन प्रारंभ हो जाए तथा उसकी टहनियाँ कोमल, रसीली, बिना रेशेदार, उस पर अधिकतम पत्तियाँ हो तब पलटना चाहिए। खरीफ में फसल को पलटने को खेत में दबा देते हैं। बलुई मृदाओं में फसल गहराई तक तथा भारी मृदाओं में कम गहराई पर होती है, ठीक है। फिर हरी खाद का अपघटन, हरी खाद से प्राप्त जीवांश पदार्थ में पूर्ण अपघटन सूक्ष्म जीवाणुओं का महत्व होता है। फिर है हरी खाद की पलटाई और आगामी फसल का अंतराल, हरी खाद की फसल खेत में पलटने और आगामी फसल के मध्य अंतर जीवांश पदार्थ के अपघटन पर निर्भर करता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर है जैव उर्वरक प्रकार एवं प्रयोग विधि, जैव उर्वरक किस प्रकार से होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन है वो नहीं आता, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका जैव उर्वरक की परिभाषा। जैव उर्वरक की परिभाषा आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए। जैव उर्वरक एक उत्पाद है जो सूक्ष्म जीवों की जीवित एवं सुषुप्त जैव कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसीटी, शैवाल आदि एकल या समन्वित समूह है जो किसी वाहक जैसे ठोस पदार्थ, लिग्नाइट अथवा कोयला या द्रव्य में मिश्रित होता है। यहाँ तक आपको याद कर लेना है। फिर आता है नेक्स्ट है वो, ये आपको इसके गुण है वो याद करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। फिर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, ये आपको ज़रूर याद करना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, 2024 में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से जेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको ज़रूर याद करना है दोस्तों।
तो हम बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के बारे में। ठीक है, फर्स्ट है जो आपका आता है सहजीवी यानी कि साइम्बियोटिक। ठीक है, साइम्बियोटिक है वो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को 3 समूह में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है दलहनी फसलों के साथ सहजीवी, उदाहरण है राइजीबियम बैक्टीरियम, ये है दलहनी फसलों के लिए। दूसरा है दलहनी फसलों के अलावा पौधों के साथ है वो सहजीवी, उदाहरण है एस्पाइरिलम एसिटोबैक्टर। फिर है थर्ड एजोला फर्न के साथ सहजीवी, उदाहरण है एनाबिना। ठीक है, फिर आता है मुक्तजीवी फ्री लिविंग। मुक्तजीवी को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? फर्स्ट है बैक्टीरिया जिसमें परपोषी एवं प्रकाश संश्लेषी है, उदाहरण है एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, क्लेबिसिएला। फिर है नीलहरी शैवाल जो कि प्रकाश संश्लेषी होती है। फिर है फास्फोरस रूपांतरित, ये आपको छोड़ देना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। सहजीवी कवक से क्वेश्चन आता है। कवक पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर मृदा में उपलब्ध फास्फोरस के उद्ग्रहण में सहायक होते हैं। साधारणतः फास्फोरस विलेयता में इनका योगदान नहीं होता, उदाहरण वेसिकुलर अर्बस्कुलर। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी 1 नंबर का यह आया था, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है वो आता है हमारा एजोला। एजोला से इम्पोर्टेंट है, एजोला से क्वेश्चन आते हैं। एजोला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी विद्यार्थी एजोला को इम्पोर्टेंट का निशान लगा लीजिए, ये आपको 2024 में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एजोला का वैसे दान में प्रयोग करते हैं। एजोला के बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त करते हैं। एजोला पानी में तैरने वाली एक प्रकार की फर्न है जो इसकी पंखुड़ियों में उपस्थित नीली हरी काई एनाबिना के साथ सहज जीवन द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण करती है। एजोला कल्चर के उपयोग से पता चलता है कि इसमें 40 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर यौगीकृत हो सकती है। भारत में एजोला की पाठ्यक्रम इकाई 3 प्रजाति एजोला पिनेटा पाई जाती है, लेकिन इसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता कम होने के कारण धान की फसल में एजोला माइक्रोफिला तथा एजोला कैरोलिनियाना का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक वो है कृषि पंचांग। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। कृषि पंचांग भारतीय चिंतन और जीवन शैली आदिकाल से प्रकृति सापेक्ष रहे हैं। भारतीय जीवन दृष्टि में ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति की अध्ययन दर्शन से होती है। शास्त्र पुराणिक आदि में भारत में प्राचीन काल से ही मुहूर्त देखकर कृषि कार्य करने का प्रचलन रहा है। कृषक ग्रह, नक्षत्रों व चंद्रमा की स्थिति को देखकर फसल की बुआई, कटाई, फसल का चुनाव आदि कृषि कार्य करते थे। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है यहाँ पे। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आता है टिकाऊ खेती की सामान्य जानकारी परिचय। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं वही टॉपिक करवाऊँगा, फालतू में आपको मैं कुछ नहीं करवाऊँगा। आपका दिमाग ख़राब मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। जो परीक्षा में आएगा, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पिछले बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, आगे भी आएंगे, वही मैं आपको करवाऊँगा। आपको टेंशन लेने की, फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप क्लास को अच्छे से लेते रहें। ठीक है, आगे है वो आता है आपका टिकाऊ खेती की सामान्य जानकारी परिचय है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दीर्घावधि उर्वरक अनुसंधान व प्रयोगों के आधार पर 1980 के दशक से विभिन्न कृषि विशेषज्ञों ने किसानों द्वारा लगातार अधिक मात्रा में उर्वरक, पानी व एक ही प्रकार की फसल चक्र, उन्नत किस्म लेने से भूमि की उर्वरकता में गिरावट, उपज तथा वातावरण पर दुष्प्रभाव के संदेश दिए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है उत्पादकता, ये इम्पोर्टेंट है। उत्पादकता का सूत्र पिछली बार एग्जाम में पूछा था, उत्पादकता का सूत्र, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। निशान लगा दीजिए बुक में। आपको ये वाला सूत्र है वो ये आपको याद करना है। उत्पादकता का सूत्र क्या होता है? उत्पादकता का सूत्र होता है, उत्पादकता बराबर होता है उत्पादन का मान
प्लस प्राकृतिक धरोहरों पर प्रभाव। बट्टा में होता है निवेश का मान। ये दोस्तों बट्टा में है निवेश का मान। इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? टिकाऊ खेती की परिभाषा है दोस्तों, टिकाऊ खेती एक कृषि पद्धति है जिसमें कृषि संसाधन का इस प्रकार सफल प्रबंध किया जाता है जिससे मानव की आवश्यकताएं पूरी हो सके तथा साथ ही पर्यावरण में सुधार हो सके, गिरावट न आए और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो सके। टिकाऊपन के मानक है। टिकाऊ खेती के निर्धारण के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समावेश होना आवश्यक है। फर्स्ट है दक्षता। टिकाऊ खेती के लिए एक आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों का दक्षता से उपयोग हो। प्रति इकाई क्षेत्र दक्षता इंगित करती है कि प्रक्षेत्र पर उपलब्ध सभी संसाधन हैं वो बुद्धिमत्ता व संतुलित रूप से इष्टतम प्रयोग हो। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। फिर दोस्तों ये जो लेसन है आपका आज ये आपका समाप्त हो गया है। और नेक्स्ट है दोस्तों हम अगली क्लास में आपके लेसन नंबर है वो 3 के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने इस एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।